Let's start with a new unit, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लास्ट यूनिट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। काफ़ी कुछ सिलेबस जो है, जो भी कटा है, जो भी डिलीट हुआ है, वो स्टैटिस्टिक्स के इसी पोर्शन से हुआ है। ठीक है, थर्ड यूनिट से ही हुआ है। एनीवेज, ये मैंने जो भी आपके लिए नोट्स लिखे हैं, इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे, जो कि आपको करना है नहीं, फिर भी मेरा बोलना काम है। आपका जैसे ना करना काम है, वैसे मेरा बोलना काम है। मैं बोलूँगा ज़रूर, आप इसको फेयर करिए। ठीक है, सबसे पहले है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसका मतलब क्या होता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ अ सिंगल वैल्यू विच इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एंटायर सेट ऑफ डेटा। ठीक है, अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये हुआ, बेसिकली तीन होते हैं, एक मीन होता है, एक मीडियन होता है और एक मोड होता है। मीन का मतलब होता है एवरेज, लेमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसे हम एवरेज बोलते हैं। मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ, अब एवरेज का मतलब, जैसे सपोज करो आपके जो है सोशल स्टडीज़ में आपकी क्लास के जो है एवरेज मार्क्स जो है सोशल स्टडी में कितने आए आपकी क्लास में, सपोज 73 नंबर, तो 73 नंबर एवरेज है। मतलब ये है कि औसतन जो है आपकी क्लास के जो नंबर हैं एसएसटी में या सोशल साइंस में, वो आपके 73 हैं। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, और मिडिल वैल्यू का मतलब क्या हुआ? मिडिल वैल्यू का मतलब ये हुआ कि आधे उसके ऊपर और आधे उसके नीचे। जैसे कि हम कहते हैं कि इंडिया की जो मीडियन एज है, इंडियन पॉपुलेशन की जो मीडियन एज है वो 23 ईयर्स है। अब इंडियन पॉपुलेशन की मीडियन एज है कि 23 ईयर्स होने का क्या मतलब है? इंडियन पॉपुलेशन की मीडियन एज के 23 ईयर्स के होने का मतलब ये है कि अगर हमारी पॉपुलेशन सपोज 130 करोड़ है, 130 करोड़ है, तो उसमें 65 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी एज 23 साल है या उससे कम है, और 65 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी एज जो है 23 ईयर्स से ज़्यादा है। ठीक है, ये हुआ मिडिल का मतलब ये हुआ, ये मिडिल या मीडियन जिसको बोलते हैं। मोड का मतलब क्या है? जिस चीज़ की नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो, उसी को हम मोड बोलते हैं। अब मोड का मतलब देखो यहाँ पर क्या है। मोड का, जैसे सपोज एक शू वाला है, एक शू मेकर है। ठीक है, अब वो शू मेकर क्या करता है, किस जोड़ी के जूते अपने स्टॉक में सबसे ज़्यादा रखे, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके उसके फुटवियर की दुकान का मोड क्या है। उसकी फुटवियर की दुकान का मोड क्या है? मोड का मतलब ये है किस नंबर के जूते की डिमांड सबसे ज़्यादा है। अगर 6 नंबर के जूते की डिमांड सबसे ज़्यादा है, तो उस फुटवियर वाले की दुकान का, या उस फुटवेयर वाली दुकान का जो मोड है, या उसके जो जूते चप्पलों का जो मोड है, वो कितना आएगा? वो आएगा 6। ठीक है, उस हिसाब से वो बंदा मंगाएगा। दैट इज, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने बता दिया कि मोड का मतलब होता क्या है। सबसे ज़्यादा किसकी डिमांड हो रही है, सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है, लोग अगर आ रहे हैं सबसे ज़्यादा किसकी डिमांड कर रहे हैं, 6 नंबर जूते की डिमांड कर रहे हैं या चप्पल की डिमांड कर रहे हैं, तो फिर क्या करेगा? जो फुटवियर वाला बंदा है, जो रिटेलर है या होलसेलर है, वो सबसे ज़्यादा कौन से जूते मंगाएगा? वो 6 नंबर के ही जूते मंगाएगा। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक, ये द फॉलोइंग 3 प्रिंसिपल मेजर्स विच आर वाइडली यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आर अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, अब इसके अलावा इसी से रिलेटेड इसको हम लोग एवरेज भी बोल देते हैं। एक स्टैटिस्टिशियन हुए क्लार्क और सीकेट्स, इन्होंने भी एवरेज की कुछ डेफिनेशन बताई है। एन एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब ऑल द फिगर्स। ठीक है, ठीक है, एक, अगर कोई एक नंबर के थ्रू पूरे ग्रुप के डेटा को डिफाइन करना हो, ठीक है, तो वो काम कोई कर सकता है, तो एवरेज कर सकता है। ठीक है, एन एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब ऑल द फिगर्स। ठीक है, अगर सपोज करो कि आपको क्या करना है, मुझे पता करना है कि सोशल साइंस में पूरी 10th क्लास के कितने नंबर आए। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि हमारी क्लास में सपोज 30 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बच्चे से मैं पूछूं। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि मैं एवरेज मार्क्स पूछ लूं
ठीक है, कितने आए एवरेज मार्क्स? सपोज आए 73। अब 73 एवरेज मार्क्स का मतलब ये है ज्यादातर क्लास, मेजॉरिटी ऑफ द क्लास इज गुड इन सोशल साइंस। दैट्स इट। वी नीड नॉट टू आस्क टू ईच एंड एवरी वन दैट इज व्हाट इज योर मार्क्स, व्हाट इज योर मार्क्स। ठीक है, आपको एवरेज के थ्रू ये पता चल गया है कि ज्यादातर क्लास जो है वो स्टैटिस्टिक्स में, सॉरी, ज्यादातर क्लास जो है सोशल साइंस में बेटर है, अच्छी है। ठीक है, तभी तो 73 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर अगला है ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एवरेजेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एवरेजेस, ये देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये देखेंगे आप, सबसे ऊपर लिखा हुआ है टू प्रेजेंट ह्यूज डेटा इन समराइज्ड फॉर्म। ठीक है, जो बड़ा डेटा है उसको समराइज्ड फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ग्रास्प लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। ठीक है, एन एवरेज समराइजेस सच डेटा इनटू अ सिंगल फिगर विच मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। ठीक है, यहाँ पे डबल डॉट लगा हुआ है, इसको आप फिगर्स पे, इसको आप केवल एक ही डॉट समझो। ठीक है, ये एक डॉट है, ये एक डॉट है केवल। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गई बात आपको। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ग्रास्प लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। एवरेज समराइजेस सच डेटा इनटू अ सिंगल फिगर विच मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या है, देखो, अगर सपोज करो कि एक लोकेलिटी है जहाँ पर वाटर की क्राइसिस है, एक ऐसी लोकेलिटी है जहां पर वाटर की क्राइसिस है, तो अब आपको करना क्या है, वाटर की क्राइसिस है तो आपको करना क्या है कि आपको वाटर सप्लाई सपोज करना है, उधर उधर आपको वाटर सप्लाई इंश्योर करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो आपको एक एक फैमिली से पूछने की बजाय आप ये देखोगे कि ऑन एन एवरेज फैमिली की रिक्वायरमेंट कितने लीटर पानी की है या नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर, आपको एवरेज क्वांटिटी कितनी चाहिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सपोज करो कि कितनी फैमिली रह रही है, सपोज करो रह रही है 100 फैमिली। हर फैमिली को सपोज करो 10 लीटर पानी की ज़रूरत है। हर फैमिली को सपोज करो एवरेज 10 लीटर पानी की ज़रूरत है कम से कम। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये 10 लीटर क्या हुआ हमारा, यही 10 लीटर जो है ये इस हिसाब से हमें कितना 1000 लीटर पानी हमें मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एक बंदे से पूछने की बजाय हमने ऑन एन एवरेज ये जान लिया कि ठीक है भाई, हर फैमिली को कितने की रिक्वायरमेंट है। हमने 10-12 फैमिली से पूछा, भाई आपको कितना पानी लगता है, आपको कितना पानी लगता है, ऑन एन एवरेज कम से कम कितने पानी में आप चला लोगे। उन्होंने बताया 10 लीटर, 8 लीटर, 9 लीटर, जो भी बताया। तो हमने कहा चलो हम ले लेते हैं, हाँ, मतलब राउंड ऑफ में 10 लीटर पानी करके हमने 1000 लीटर पानी सप्लाई करने के विषय में सोचा। ठीक है, तो इसमें क्या किया, टू यूज डेटा इनटू अ समराइज, टू प्रेजेंट यूज डेटा इन अ समराइज फॉर्म। ठीक है, दूसरा है टू मेक कंपैरिजन ईजियर। ठीक है, एवरेज की हेल्प से जो है, एवरेजेस आर वेरी हेल्पफुल फॉर मेकिंग कंपैरेटिव स्टडीज एज दे रिड्यूस द मास ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा टू अ सिंगल फिगर। सच कंपैरिजन कैन बी मेड आइदर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है, इसके हेल्प से हम कंपेयर भी कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, अब कंपेयर कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि हमारी जो एवरेज सेल्स आई, ठीक है, जो है हमारी जो एवरेज सेल आई उसको हमने कंपेयर किया पिछले महीने की सेल्स से। हमने जो एवरेज सेल्स थी इस महीने की, उसको पिछले महीने की सेल से कंपेयर किया, और उसको कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट निकल करके आया वो हमारे लिए जो है वो फर्दर जो है वो एक यार्डस्टिक बनेगा, एक पैरामीटर बनेगा, एक स्टैंडर्ड बनेगा, जिसकी हेल्प से हम फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। फिर उसके बाद फिर अगला पॉइंट है टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। एवरेज प्रोवाइड सच वैल्यूज विच becomes a guideline for decision makers. Most of the decisions to be taken in research or planning are based on the average value of certain variables. ठीक है, तो जैसे सपोज करो एवरेज वैल्यू के बेसिस पर बहुत सारे डिसीजंस हो जाया करते हैं। अब जैसे सपोज करो कि क्या हो रहा है कि मंथली सेल्स जो है वो कुछ कम हो रही है।
किसी प्रोडक्ट की मंथली सेल्स है वो कुछ कम हो रही है, ठीक है। तो अब मंथली सेल्स अगर कम हो रही है या एवरेज सेल्स कम हो रही है तो सेल्स मैनेजर जो है उस सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स उठा सकता है। और ये पता कैसे चला? ये पता चला हमें स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से कि हमारी सेल कम हो रही है, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 4, टू नो अबाउट यूनिवर्स फ्रॉम अ सैंपल, ठीक है। Average also help in obtaining an idea of a complete universe by means of sample data. The average of a sample presents a clear picture of the average of the population. ठीक है। Average also help in obtaining an idea of a complete universe by means of sample data. The average of a sample presents a clear picture of average of the population. ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें ये अगर जानना है, सपोज आपके 10th का जो भी रिजल्ट आया XYZ, ठीक है। अब 10th का जो एवरेज रिजल्ट आया, सपोज आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और आपकी क्लास में का जो रिजल्ट आया वो आया है एवरेज 70%। कितना रिजल्ट आया है? 70%। अब ये 70% रिजल्ट क्या शो कर रहा है? 70% रिजल्ट इज गुड, क्योंकि एवरेज से अच्छा रिजल्ट है 70%। अगर हर बच्चा 70% ला रहा है इसका मतलब ये है कि एवरेज से अच्छा रिजल्ट है। इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, 10 में से किसी 7 या 8 बच्चे से पूछा, सबने अपने नंबर बताए और हमने एवरेज निकाला। कितना आया? 73% आया। 73% के बेसिस पे हमने, या 70% के बेसिस पर हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये क्लास जो है, जो 10th क्लास है, ये अबव एवरेज है, ठीक है। उस पूरी क्लास को हम क्या बोलेंगे? उस पूरी क्लास को हम बोलेंगे यूनिवर्स, ठीक है। और जिन बच्चों से हमने पूछा कि आपके कितने नंबर आए, 7-8 बच्चे जिनसे हमने पूछा कि आपके कितने नंबर आए, आपके कितने नंबर आए, ये क्या है? ये सैंपल है। ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल वी कैन प्रेडिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, वी कैन प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। हम पूरे यूनिवर्स के, पूरी पॉपुलेशन के नेचर के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। यूनिवर्स का मतलब होता है पूरी पॉपुलेशन। यूनिवर्स का मतलब होता है जिस रिसर्च यूनिट के बारे में हम इंटरेस्टेड हैं, जिस रिसर्च यूनिट के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं, वो यूनिवर्स है। सैंपल का मतलब क्या होता है? सैंपल का मतलब होता है वो छोटा सा टुकड़ा, वो छोटा सा पोर्शन जो हम उस यूनिवर्स से लेते हैं, वो छोटा सा पोर्शन जो उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो सैंपल कहलाता है। हम सैंपल के थ्रू जो है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम एवरेज के थ्रू जो है वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन के नेचर को, पूरी की पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। फिर अगला है टू ट्रेस प्रिसाइज रिलेशनशिप, ठीक है। अगर हमको किसी 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को बताना है तो उसके लिए भी जो है क्वांटिटेटिव टर्म्स जो है वो ज़्यादा सूट करते हैं इंस्टेड ऑफ क्वालिटेटिव टर्म्स। जैसे अगर हम ये कहें कि एक एवरेज अमेरिकन जो है एक एवरेज इंडियन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिच है, तो ये बात जो है वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगेगी। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस वी शुड से लाइक दिस कि एक अमेरिकन की जो इनकम है वो से $50,000 पर मंथ है और इंडियन की जो इनकम है वो लगभग $12,000 पर मंथ है। तो अगर हम ये बात कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि यस, एक अमेरिकन जो है वो इंडियन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिच है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अगर हम किसी पॉपुलेशन का एवरेज निकाल लेते हैं तो हम उस रिलेशन को प्रिसाइसली डिफाइन कर सकते हैं, अर्थपूर्ण ढंग से डिफाइन कर सकते हैं, मीनिंगफुल वे में डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम एवरेज नहीं निकालते हैं, अगर हम ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो ज़रूरी नहीं कि उसकी कोई मीनिंग निकले ही, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। टू ट्रेस प्रिसाइज रिलेशनशिप, एवरेज बिकम्स एसेंशियल व्हेन इट इज डिजायर्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्राफ्स इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव टर्म्स में अगर हमको रिलेशन डिफाइन करना है तो वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ जाती है, वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है आज का, और ये जो है एवरेजेस को बाकी बहुत सारे चीज़ों को
बाकी बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे कि डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, ठीक है। इनकी हेल्प से हम बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। अगर आप मीन नहीं निकालेंगे तो आप कुर्टोसिस मेजर नहीं कर सकते, स्क्यूनेस मेजर नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर नहीं कर सकते। तो वहाँ जो है कम से कम वहाँ जो है आपकी एवरेज की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। तो मैंने आज आपको ये बता दिया ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एवरेजेस। ये आज के लिए बहुत है। कल थ्योरी का एक पोर्शन और लूँगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स में अरिथमेटिक मीन के। थैंक यू।